बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो पढ़ाया था आपको जो मानक अपचयन विभव है या मानक ऑक्सीकरण विभव है, यानी बेसिकली विभव के बारे में हमने पढ़ा था और गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है उसको हम बोलते हैं सक्रियताशीवी। सक्रियताशीवी इसको हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। अब ये सीरीज क्या होती है, ठीक है, उससे पहले एक बात तो समझें। हमारे पास जो विभव था वो दो पार्ट में था, यानी विभव एक तो था ऑक्सीकरण और एक हमारे पास था अपचय। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जितने भी यहाँ पे विभव की बात करेंगे, IUPAC ने बोला है कि आप जितने भी डाटा लोगे वो हमेशा अपचयन के रूप में लोगे। यानी हमने पढ़ा था ई नोट सेल। ई नोट सेल का मतलब क्या था, हमारे पास था मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो नोट का मतलब मानक था। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो डाटा होगा, जो वैल्यू होगी, वो हमेशा हम अपचयन के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीकरण के रूप में नहीं लिखेंगे। ये किसने बोला है? IUPAC ने बोला है। इसका ध्यान रखना। मतलब ये है, मान के चलो मेरे पास सोडियम है और सोडियम हमें पता है सोडियम पे प्लस का एक चार्ज होता है और प्लस का एक चार्ज इसके पास कब आएगा? जब सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो एमने पे आवेश कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ऑक्सीकरण। और हमें पता है कि सोडियम का ऑक्सीकरण होता है तो सोडियम किस में चेंज होता है? Na प्लस में चेंज होता है। परंतु जो IUPAC है वो कह रही है कि भाई हमें इस रिएक्शन का डाटा जो ई नॉट सेल चाहिए वो हम ऑक्सीकरण के रूप में नहीं लेंगे, वो हम किसके रूप में लेंगे? अपचयन के रूप में लेंगे। मतलब अगर किसी रिएक्शन का ऑक्सीकरण होता हो तो भी अपचयन के रूप में डाटा लेंगे, और अगर अपचयन हो रहा है फिर तो अपचयन के रूप में हमें डाटा लेना ही है। मतलब इस रिएक्शन को अगर मैं पलट दूं तो बन जाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन और ये Na। तो भैया ध्यान से देखें तो Na प्लस का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा मैं ई नॉट सेल का निकालूंगा वो अपचयन के रूप में निकलेगा, वो अपचयन के रूप में निकलेगा। तो ये डाटा मैं अपचयन के रूप में लूंगा, भले सोडियम का ऑक्सीकरण होता हो। ठीक है, इस समय कोई मतलब नहीं है। जितने भी डाटा हैं वो सारे डाटा ई नॉट सेल के अपचयन के रूप में लिखे जाएंगे और रिएक्शन को भी अपचयन के रूप में ही लिखना है, भले ही उस तत्व का क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो, हमें उससे तो मतलब नहीं है। यानी अगर सोडियम का ऑक्सीकरण ऐसे होता है तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, यानी अपचयन के रूप में लिखूंगा। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के जितने भी डाटा होते हैं वो सारे डाटा किस रूप में होते हैं? अपचयन के रूप में होते हैं। और डाटा अगर अपचयन के रूप में होंगे तो रिएक्शन भी अपचयन के रूप में ही लिखी जाएगी, ऑक्सीकरण के रूप में नहीं लिखी जाएगी। चलो अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, ताकि बात समझ में आए। देखें, डेफिनेशन ये कहती है कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब बात को समझो। डेफिनेशन ये कह रही है मेरे पास जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों के जो अपचयन विभव होंगे, कौन से? मानक अपचयन विभव होंगे। तो सभी तत्वों के जो मानक अपचयन विभव हैं उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लगा देंगे। तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। तो बच्चों अब उन तत्वों को लिखते हैं। देखें कौन कौन से तत्व हैं और कैसे कैसे हमें याद करना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये हमारे पास है लिथियम।
देखें, ये मैंने सारे तत्व लिख दिए हैं। ये तत्व आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ये तत्व आपको एक सीरीज में याद करने हैं। मैंने जो सीरीज लगाई है आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं और जो बुक में लिखी हुई है उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। मतलब किसी किसी बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में पहले ये है और फिर लास्ट में ये लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, हमने लिथियम से शुरू किया है और करते करते हमारा एंड कहाँ हुआ है? गोल्ड यानी Au पे हुआ है। अब बात को समझें, यहाँ पे तो मैं इनकी रिएक्शन लिखूंगा यानी अभिक्रिया इन सब की, और यहां पे हम बात करते हैं तो यहाँ इनके E0 सेल के मान हो जाएंगे। E0 सेल का मतलब मानक अपचयन विभव के मान आ जाएंगे। अब बात को समझना, मैंने बोला है कि रिएक्शन जितनी भी होगी वो किस रूप में लिखी जाएगी? अपचयन के रूप में लिखी जाएगी। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम पे चार्ज होता है +1। अब अगर अपचयन के रूप में लिखूंगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, प्लस का एक है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक किसमें चेंज हो गया? लिथियम में चेंज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ सबके पास प्लस का चार्ज है। जितना जितना प्लस का चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे और फिर यहाँ एरो करके तत्व बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम पे प्लस का 1 होता है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पोटेशियम बन जाएगा। इस तरीके से सब पे जितना जितना चार्ज होगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। फिलहाल हमारा मेन पर्पस क्या है सीखने का, वो देखें। यहाँ पे जो E0 सेल का मान है इन सब का वो आप याद नहीं कर सकते। मान लो इसकी वैल्यू दी है लिथियम की -0.234 जो भी वैल्यू दी है, तो इन सब की वैल्यू ऐसी पॉइंटों में दे रखी होंगी, तो ये सारी वैल्यूज हम याद नहीं कर पाएंगे। तो इससे शॉर्ट हैंड ट्रिक ये है कि लिथियम यानी सबसे ऊपर का जो डाटा है ये माइनस में मैं सबसे हाईएस्ट मान लेता हूं, फिर करते करते मान लो -99, 98, 97, ये मैं रफ वैल्यू मान रहा हूं, यानी ऊपर की वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा है। और करते 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 ये जो H है, इस H पे E0 सेल की वैल्यू 0 आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर मैं इस पूरे केस की बात कर रहा हूं तो ऊपर की वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा होगी और करते 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 कहां गए? 0 की तरफ, और उसके बाद डाटा बढ़ता जाएगा, यानी जैसे +1, +2, +3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। मुझे आपको यहां ये बताना है कि 2 तरीके हैं याद करने के। या तो ये ऐसे याद कर सकते हो कि माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू लिथियम की होगी और प्लस में सबसे ज्यादा वैल्यू गोल्ड की होगी, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर ये याद कर लो कि आपने मैथ में पढ़ा है ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, यानी E0 सेल का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। E0 सेल का मान बढ़ता जा रहा है, या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि ऊपर की वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है और नीचे वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होती है। तो ये इन सबके मानक अपचयन विभव के मान हैं जो हमने रफली याद किए हैं, और इन रफली मान के याद करने से क्या होगा वो भी देखते हैं। देखो, तो हमारे पास है अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग का मतलब है कि ये कहां कहां काम आएगा, ये टॉपिक। ठीक है, पहला जैसे मैं बात करता हूं अपचायक गुण का, तो अपचायक जो गुण है, ये श्रेणी जो आपने बनाई है, ठीक है, अपचायक गुण श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। डिक्रीज का साइन ये है, हम ऊपर से नीचे की तरफ ही चल रहे हैं, यानी लिथियम से लेकर उसके बाद गोल्ड तक की बात कर रहे हैं। तो जो अपचायक गुण है वो घटता है कहां? श्रेणी में। इसका मतलब सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? लिथियम होगा, और सबसे दुर्बल अपचायक कौन होगा? गोल्ड होगा। अगर आपको अपचायक गुण समझ में नहीं आता है तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण तो आपने पढ़ा ही है। ऑक्सीकरण और अपचायक, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण या अपचायक ये दोनों बातें सेम होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों बातें सेम होती है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसका मतलब है अपचायक गुण अगर हम बात कर रहे हैं, यानी बेसिकली ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात कर रहे हैं। तो अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इसका मतलब है सबसे बढ़िया अपचायक कौन होगा? लिथियम होगा। अपचायक अगर सबसे बढ़िया ये होगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण इसका सबसे बढ़िया होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी जो निकालेगा वो कौन निकालेगा? लिथियम निकालेगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीकरण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। और जिस तरीके से ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, सेम अपचायक का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो अपचायक गुण की बात करें तो सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक होगा लिथियम का। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होगा गोल्ड का। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूं, देखें, माइनस में वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यानी लिथियम अगर सबसे अधिक अपचायक गुण दर्शाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका E0 का जो मान है वो माइनस में यानी नेगेटिव में सबसे अधिक है, माइनस में सबसे अधिक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी अगर पेपर में आता है आपको E0 सेल का मान दिया हुआ है बहुत सारे तत्वों का, और आपसे पूछा जाए इन सब में प्रबल अपचायक कौन है, तो जिसके E0 सेल की वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा होगी वो प्रबल अपचायक होगा। ऐसे में बात करते हैं सबसे कम किसका है? गोल्ड का। और गोल्ड का सबसे कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में अगर वैल्यू सबसे अधिक है तो हम कहां जा रहे हैं? प्लस की तरफ जा रहे हैं। या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो E0 सेल है इनका वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। अगर मैथ से समझना है तो मैथ से समझ सकते हो। जिसका E0 सेल का मान सबसे छोटा होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है, जिसका E0 सेल का मान सबसे अधिक होता है वो दुर्बल अपचायक होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर माइनस से समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस में सबसे वैल्यू ज्यादा होगी तो मैथ के हिसाब से चल सकते हैं। जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो होगा प्रबल अपचायक, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो होगा दुर्बल अपचायक। तो दोनों कहानी सेम है, आप कैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखें, अपचायक गुण और एक होता है ऑक्सीकारक गुण। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकारक जो होता है वो अपचायक का उल्टा होता है, वो अपचायक का उल्टा होता है। इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब अपचायक गुण अगर घट रहा है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, ठीक है। अगर अपचायक गुण घट रहा है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसका मतलब है, यहां से शुरू करते हैं, तो अपचायक गुण घट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक गुण किसका होगा? गोल्ड का। यानी अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीकारक की बात तो ऑक्सीकारक कौन सा? प्रबल की बात कर रहे हैं। तो प्रबल यानी सबसे बढ़िया कौन होगा? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा गोल्ड। और सबसे दुर्बल की बात करें तो वो कौन होगा? लिथियम होगा। दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा? लिथियम होगा। अच्छा, अब बात करते हैं E0 सेल के हिसाब से। तो जब गोल्ड का ऑक्सीकारक गुण सबसे ज्यादा है तो गोल्ड की वैल्यू मैथ के हिसाब से सबसे बड़ी है, यानी माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जिसका E0 सबसे ज्यादा होगा, यहां हम बात कर रहे हैं मैथ की तरफ से, E0 सबसे अधिक होगा, इसका मतलब वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा? जिसका E0 सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो आई होप अनुप्रयोग नंबर 1 आपको समझ में आया। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। दुर्बल अपचायक कौन है? गोल्ड। और अपचायक ऑक्सीकारक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ऑक्सीकारक सबसे दुर्बल कौन होगा? लिथियम। और सबसे प्रबल कौन होगा? गोल्ड। और डाटा वाइज की बात करते हैं तो E0 सेल का मान जिसका सबसे छोटा होगा वो प्रबल अपचायक है, जिसका सबसे बड़ा होगा वो दुर्बल अपचायक है। सेम, जिसका E0 सेल का मान सबसे छोटा है वो दुर्बल ऑक्सीकारक है, और जिसका E0 सेल का मान प्लस में सबसे अधिक है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखना ताकि आप ये चेक कर सको कि ऑक्सीकारक या अपचायक गुण किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। चले, अब हम चलते हैं अनुप्रयोग नंबर 2 पे। मैं इसको रफ कर देता हूं और एक शॉर्ट एंड ट्रिक में आपको यहां बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें यहां पे घटेंगी। याद करने का तरीका है, एक आधा तो समझना है, बाकी सारी चीजें घटेंगी। जैसे सेकंड है आपके पास धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। अब धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? धनायन बनते कैसे हैं?
तो धनायन तब बनते हैं, मान लेते हैं एक तत्व है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जाके ए के पास क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। इसका मतलब है एक ने क्या बना दिया, धनायन, धन का मतलब प्लस वाले। अब धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कौन सबसे जल्दी धनायन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे जल्दी निकालेगा, धनायन उसका सबसे जल्दी बनेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखें तो हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये वाली ही बात आ गई। अब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण सबसे जल्दी होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण सबसे जल्दी होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकालेगा। इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा होगा यानी जल्दी होगा, उसका अपचाय गुण भी ज्यादा होगा। और अपचाय गुण तुमने अभी पढ़ा है, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, गोल्ड का सबसे कम होता है। इसका मतलब है लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और गोल्ड सबसे लेट इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका मतलब धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, तो यानी डिक्रीज होगी, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ध्यान रखना, रिपीट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैंने बोला है धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब है आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी धनायन बनेगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही मतलब क्या होता है, अपचायक। और अपचायक हमने अभी पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण घटता है। इसका मतलब ये धनायन बनाने का गुण भी ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। तो लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सबसे जल्दी धनायन बनाएगा। गोल्ड सबसे लेट इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सबसे लेट धनायन बनाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 का मतलब ये है विस्थापन। अब विस्थापन आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, है ना, 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा। तो विस्थापन का मतलब एक आएगा और एक जाएगा। मतलब यह है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इससे जो ऊपर के तत्व हैं और इससे जो नीचे के तत्व हैं, तो ध्यान रखना श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर है, मैं ऐसे कर रहा हूं, जो भी तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो भी तत्व ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुने, मैंने लिखा Zn प्लस CuSO4 और मैंने लिखा Cu प्लस ZnSO4, ये दो लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन, ये हो गया जिंक सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर ये धातु है, यहाँ ये जिंक धातु है, यहाँ कॉपर धातु है, यहाँ ये जिंक धातु है। तो जिंक धातु और कॉपर धातु को हम ढूंढें तो जिंक तो ये रहा और कॉपर का है, कॉपर ये रहा। अब जरा ध्यान से देखें तो मैंने बोला है कि यहां से हम यूं चल रहे हैं, यानी ये सारे जो तत्व ये कहां है, इसके नीचे होंगे, इसके नीचे होंगे। इसका मतलब है जिंक ऊपर है, कॉपर कहां है, नीचे है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब Zn ऊपर है तो ये आएगा और कॉपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। बात सेकंड की करें तो यहाँ सेकंड में कॉपर है और ये जिंक है, तो कॉपर क्योंकि नीचे है तो ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आमने सामने लिखे हैं, ये नहीं कि नीचे ये ऊपर है। ये सारे तत्व जो हैं H के नीचे हैं। इसका मतलब जिंक ऊपर है और H नीचे है, मतलब जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जिंक वाला कॉपर को विस्थापित कर देगा, परंतु कॉपर वाला जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब एक बात सोचने वाली है, वो भी समझो। मान लो मैं इसको ऐसे समझना नहीं चाहता तो मैं E0 सेल के मान से समझ सकता हूं। जिसका मान सबसे छोटा होगा वो अपने से बड़े वाले मान को विस्थापित कर देगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है E0 सेल का मान जो है मैथमेटिकली बढ़ता जा रहा है, यानी प्लस में जा रहा है। तो जिसका मान सबसे छोटा होगा वो अपने से बड़े वाले मान को विस्थापित कर देगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हुआ तो, ठीक है। तो आई होप कि थर्ड वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अनुप्रयोग नंबर 4 पे। देखिए अनुप्रयोग नंबर 4 का कहता है, जो भी तत्व H से ऊपर आते हैं, यानी यहां हम बात कर रहे हैं जो भी तत्व H से ऊपर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अम्ल में से
वो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यानी जो भी तत्व इस हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो तत्व अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यह है Zn प्लस HCl। अब सबने पढ़ा है कि HCl कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब Zn की बात करें तो Zn कहाँ है, Zn H से ऊपर आता है। इसका मतलब है ये Zn इस अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए ताकि H2 गैस बाहर आ जाए, इसलिए हमने आगे कर दिया 2। अब H2 गैस तो बाहर आ गई, बचा क्या, Zn और Cl बचे 2, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। इसका मतलब है इस Zn ने इस HCl में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया है। तो टोटल मैंने जो अनुप्रयोग आपको पढ़ाए हैं वो कितने पढ़ाए हैं, 4 पढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल करते हैं तब देखते हैं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों देखें, हमारे पास ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। पहले प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। देखो, XYZ के मानक अपचयन विभव ये दिए हुए हैं। धातुओं की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम होगा। तो अभी हमने पढ़ा था अनुप्रयोग नंबर 1 में कि अपचायक जो गुण होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो क्यों ना मैं इन सभी वैल्यूज को पहले अरेंज कर दूं। x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। तो ऊपर वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -3.03 वोल्ट। उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी -1.18, और लास्ट में +0.52 वोल्ट हो गया। अब इसको ध्यान से देखें, सबसे छोटी वैल्यू ये है, उसके बाद थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, फिर और वैल्यू बढ़ गई, यानी मैंने इन तीनों डाटा को इस रूप में अरेंज कर दिया, छोटे से बढ़ते हुए की तरफ। तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो अभी हमने पढ़ा था कि अपचायक गुण श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो होगा इसका अपचायक गुण सबसे कम होगा, इसका अपचायक गुण सबसे अधिक इसका होगा, उससे कम इसका होगा और उससे कम इसका होगा, क्योंकि अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब हमने इसने मतलब जो क्वेश्चन है इसने क्या पूछा है, धातुओं की घटती हुई। अब घटती हुई का मतलब इस पैटर्न में लग जाएगा, यानी सबसे ज्यादा किसकी है, x की। सेम हमने अरेंज किया है, नहीं, ये -3.03 किसका है, y का। तो पहले y आ जाएगा, इसके बाद -1.18 किसका है, z का, तो फिर z आ जाएगा, और लास्ट में 0.52 किसका है, x का, फिर x आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया अपचायक गुण का घटता हुआ क्रम। तो आई होप प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आएगा। सिंपल आपको क्या करना था, हमें पता है अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, और हमें यह भी पता है ऊपर वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी और उसके बाद वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पहले हमने वैल्यू को अरेंज करना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा अपचायक गुण किसका कम है किसका ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 4 धातुएं दी हैं A B C D के मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम होगा। तो अब सक्रियता का क्रम क्या होगा उसके लिए हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग नंबर 5 बताता है कि जो क्रियाशीलता है श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और यही लाइन मैंने आपको शुरू में बोली थी कि जितने भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे घटते हैं श्रेणी में। तो सिंपल सी बात है, ओवरऑल इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, बस इन धातुओं को सीरीज में लगाना है और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है किसकी क्रियाशीलता कम है। चलो 4 धातुएं ABCD है जिनके अपचयन विभव ये है चारों। अब इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू है -0.36 वोल्ट। इसके बाद है -2.0 वोल्ट। इसके बाद बचा +1.5 बचा और +0.84 बचा। तो इसके बाद कौन आएगा, +0.84 वोल्ट, और लास्ट में कौन आएगा, +1.5 वोल्ट। अभी ध्यान से देखें तो हमने इनको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, मतलब जो E0 सेल की वैल्यू है वो बढ़ते हुए क्रम में है, तो हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। ये वैल्यू सबसे छोटी है और ये वैल्यू सबसे बड़ी है। अब आते हैं हमारे पास जो अनुप्रयोग नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब घटती है इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां जाने पर ये वैल्यू घटेगी। अब घटेगी तो ये वैल्यू किस की है, -0.36 वोल्ट। ये किसकी है, ये है किसकी, डी की। तो ये वैल्यू है डी की।
इसके बाद -2.0 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है बी की, तो ये बी की हो गई। इसके बाद 0.84 वोल्ट ये वैल्यू किसकी है, सी की। अब बच गया +1.5, तो वैल्यू किसकी है, ए की। तो मैंने इन सभी की वैल्यू को लिख दिया। अब क्या कह रहा है ये, इन धातुओं की बढ़ती स्थिति का क्रम होगा, बढ़ती, तो बढ़ती का क्रम तो इसका मतलब ये है, यानी सबसे कम किसकी होगी, डी की, और सबसे मतलब क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है ना, तो घटता का मतलब सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी डी की, और सबसे कम किसकी होगी, ए की। इसका मतलब पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, क्योंकि इसने बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। अब बढ़ता हुआ का मतलब क्रियाशीलता तो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, और घटती है तो हमें क्रम कौन सा चाहिए, बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ का मतलब ऊपर की तरफ, इसलिए सबसे नीचे ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा। तो आई होप ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो एक दो प्रश्न और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा, यानी ऑक्सीकरण की बात हुई है। तो ऑक्सीकरण हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है क्या, अपचायक, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो अपचायक का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा, तो हमने अभी पढ़ा था कि अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, घटता है का मतलब यहां से यहां जाने पर घटेगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल जो जो धातुएं दी है इनको सीरीज में लगा लेंगे, कौन ऊपर आती है और कौन नीचे आती है। तो सबसे पहले हम बात करें इन चारों में, Cu, Ag, Al और Pt। इन चारों में ऊपर कौन है, Al, ये आगे नंबर 1 पे। इसके बाद इन चारों में Al तो खत्म हो गया, कॉपर, Ag और Pt, तो कॉपर ये रहा नंबर 2 पे। इसके बाद Ag और Pt, Ag नंबर 3 पे और Pt नंबर 4 पे। इसका मतलब है यहां से हम बात करें तो अपचायक गुण क्या होगा, घटेगा, यानी पहले नंबर पर तो ये आएगा, घट रहा है, तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे और चौथे पे ये। इसका मतलब है इन चारों में ऑक्सीकरण की बात करें तो सबसे जल्दी ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा। और हमें पता है कि अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो ऑक्सीकरण भी ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, और ऊपर कौन है, ऊपर है Al, तो इसका आंसर हो जाएगा Al, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 आपके पास धातु दी हुई है, इनको धन विद्युतीय लक्षण का क्रम में लगाना है। मतलब इन चारों का क्रम क्या होगा, कौन सबसे जल्दी धन विद्युतीय का मतलब धनायन बनाएगा। अब इन चारों में जल्दी धनायन कौन बनाएगा, तो धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और हम पढ़ चुके हैं वैसे भी अनुप्रयोग में कि धन विद्युतीय मतलब धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो ऊपर वाला सबसे बढ़िया धनायन होगा और नीचे वाला सबसे बेकार धनायन होगा। ये सिंपल सी बात करें, इसको अगर मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर दूं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो धनायन बनेगा। अब धनायन सबसे जल्दी कौन बनेगा, जिसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा, और अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो धनायन गुण भी घटेगा। बस हमें ये चेक करना है इन चारों में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो हम बात करें Na इन चारों में, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि नंबरिंग करने में दिक्कत ना है। Na, तो Na यहाँ है सबसे ऊपर है, यानी यहाँ 1 पे। इसके बाद है कॉपर, Al और जिंक। Al ये रहा नंबर 2 पे, जिंक ये रहा नंबर 3 पे, और बचा कौन, कॉपर बचा, कॉपर ये रहा नंबर 4 पे। इसका मतलब ये सबसे ऊपर है, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये और नीचे। इसका मतलब है धन विद्युतीय लक्षण इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। इसका मतलब प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, पहले Na आ जाएगा, इसके बाद Al आ जाएगा, इसके बाद Zn आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, कॉपर, यानी ये आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप जितना भी पार्ट आपको लगता है हल्का फुल्का का समझ में ना आया हो तो पिछली जो वीडियो है वो आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको जो सारा है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।